Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the process of organizing. So let's start. The first step of this process is identification and division of work. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि सबसे पहले हम क्या कर ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाएगा वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के, एंड देन उसे डिवाइड करा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फिर उसे सब डिवाइड करा जाएगा सब वर्क्स के अंदर और असाइन करा जाएगा डिफरेंट पर्सन्स को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वो वर्क असाइन होगा। और जो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो भी हमें इससे मिल जाएंगे। और एक पर्सन बार बार उस काम को करके क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। At this step, the total work is divided into various activities। जो टोटल वर्क होता है वो वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को असाइन कर दिया जाता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क सब डिवाइड हो जाता है सब वर्क्स के अंदर, और हर एक पर्सन को जो है वो असाइन करा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। Departmentalization of activities start once the various activities have been designed to achieve the objective of the company। जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए जो है सभी की सभी एक्टिविटीज करी जाती हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है एक्टिविटीज की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वंस द वेरियस एक्टिविटीज, जहाँ से जो वेरियस एक्टिविटीज हैं वो डिवाइड करी जाती हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो एक्टिविटीज होती हैं सेम नेचर की, उन्हें ग्रुप टुगेदर, उन्हें एक साथ वन प्लेस पे जो है इकट्ठा कर लिया जाता है एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो डिजाइन किया जाता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर सेम नेचर की जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी उस डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी जाती है। इट इज नोन एज ग्रुपिंग भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी कि नेचर हम देखेंगे एक्टिविटी का क्या है एंड देन उसे एक ग्रुप के अंदर डालेंगे उसी सेम नेचर की जो एक्टिविटीज हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उन्हें पुट करेंगे एक डिपार्टमेंट के अंडर। तो यही होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, जो भी सारी परचेज करना है हमें, जो भी सारा मटेरियल है, तो परचेजेस का जो भी एक्टिविटीज है वो सारा किसके अंडर पुट करा गया है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। तो बन गया हमारा परचेज डिपार्टमेंट जिसके अंदर सेम नेचर की एक्टिविटीज यानी कि परचेज की एक्टिविटीज जो सारी की सारी इसकी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी गई हैं। यही क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करना। अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि ये राइट्स और ड्यूटीज भी बताते हैं, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, क्या किसका काम होगा, तो और कौन किसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड स्टेप है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। इस स्टेप पे हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, हर एक इंडिविजुअल की हर एक पोस्ट के ऊपर डिसाइड करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो परचेज मैनेजर है विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। परचेज मैनेजर को टास्क किस चीज का दिया है, गुड्स परचेज करने का। सेल्स मैनेजर को काम किस चीज का दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने का। तो यही मतलब ये वर्क जो उन्हें दिया जा रहा है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें एक दी जा रही है, ये उनकी ड्यूटी उन्हें बताई जा रही है। एडवर्टाइजिंग मैनेजर क्या, किसका एडवर्टाइजमेंट करने का काम करता है। और इसी सेम तरीके से फाइनेंस मैनेजर को भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने की। तो वाइल असाइनिंग दीज ड्यूटीज, इन ड्यूटीज को असाइन करते टाइम ये इंपॉर्टेंट है टू मैच द नेचर ऑफ द वर्क एंड कैपेबिलिटीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हम जिस पर्सन को वो ड्यूटी दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो कैपेबल होना चाहिए वो वर्क करने के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के कैपेबल वो होना चाहिए। जो नेचर ऑफ वर्क है और उसकी कैपेबिलिटी मस्ट मैच करनी चाहिए जिस पर्सन को वो वर्क जो है दिया जा रहा है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज थर्ड स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करी जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। रिपोर्टिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के फोर्थ स्टेप पे। अभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टू और मोर पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता सारा का सारा काम। तो टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं जब काम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए,
एक साथ मिलकर, तो उनकी इंटर रिलेशनशिप जो है बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इंटर रिलेशनशिप का मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, तो ये सारी चीजें मस्ट क्लियर होनी चाहिए जब 2 और मोर पर्सन्स वर्क कर रहे हैं टुगेदर विद द अचीवमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। तो इंटर रिलेशनशिप मस्ट डिफाइन होनी चाहिए, और जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग करता है, हमने पढ़ा था, ये सभी रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर देता है और सभी डाउट्स को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। तो फोर्थ हो गया हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर 4 ही स्टेप्स थे। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेलिबरेटली क्रिएट करी जाती है, मतलब एक बाउंडिंग होती है एम्प्लॉयज के ऊपर कि वो ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसको कम्युनिकेट, किसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उन्हें बाउंड कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है फॉर्मली चलने के लिए। और इनफॉर्मल जो है वो सोशल बिलोंगिंग हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर आती है। नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम तब फॉर्मल बोलेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड कहाँ होती हैं, टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटेड होती है, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अभी इसके फीचर्स हमारे पास आते हैं। इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विच क्लियरली डिफाइंस म्यूचुअल रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स डिफाइंड होती हैं, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबॉर्डिनेट। कोई भी ऐसे ही किसी के साथ जाके कोई वर्क नहीं कर सकता कि एक पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अभी उसे वो काम अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जाके काम करेगा, और उसके अंदर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, इंटर रिलेशनशिप्स डिफाइंड होती हैं। एवरीबडी नोज देयर अथॉरिटी, हर एक पर्सन को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, तो इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मस्ट इंटर रिलेशनशिप डिफाइंड होती हैं। नेक्स्ट, इट बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट ऑल द प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रीडिटरमाइंड रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव लेड डाउन अंडर प्लानिंग आर दस अचीव, तभी जो ऑब्जेक्टिव हमने प्लानिंग के अंदर डिटरमाइन किया अचीव हो पाएगा। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। चीफ बेसिस जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है। इट इज दिस डेट कनेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ईच अदर। और यही जो है कनेक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ, उनके एफर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड होती है। डेलिबरेटली क्रिएटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती है, क्रिएट करनी पड़ती है। इट इज इम्पर्सनल। पर्सनल फीलिंग जो है यहाँ पर इग्नोर करी जाती है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया जाता है, तभी हम उसे फॉर्मल बोलेंगे। नेक्स्ट इज इट इज मोर स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल होती है। चेंजेस जो है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए चेंजेस करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चेंजेस करे जाते हैं, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस आते हैं। इजी टू फिक्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इजी है यहाँ पे, सिंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हैव बीन ऑलरेडी फिक्स्ड। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी फिक्स है उनकी। अथॉरिटी मतलब पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें अथॉरिटी की जरूरत है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी एम्प्लॉयज की क्या है, फिक्स है पहले से ही। तो इन एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो है उन्हें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी क्या करी जा सकती है, फिक्स करी जा सकती है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। नेक्स्ट एडवांटेजेस हम फॉर्मल के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।